नमस्कार। कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है ना कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीति हमेशा से सक्रियता कायम रखती है, अपने भीतर में हमेशा से इतना ऊर्जा रखती है जिससे पूरे देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सके, अपनी ओर केंद्रित कर सके। जब बात बिहार की राजनीति की हो तो यहाँ के राजनीतिक पार्टियों की चर्चा हो ही जाती है। एक जोक है, एक मुहावरा है, आयु कहें कि लोग हंसने हंसाने के लिए ये बात कहते हैं। बिहार से बाहर, खासकर राजधानी दिल्ली में ये चर्चा होती है कि जब दिल्ली में 4 लोग बैठते हैं तो साथ में पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, और जब बिहार में 4 लोग मिलते हैं तो पार्टी बना ही लेते हैं। बिहार में जाति आधारित पार्टियों की भरमार है और अपने अपने जाति का वोट बैंक को साध करके नेता बनने की होड़ सी चली हुई है। इन जाति वर्ग का जो वोट बैंक होता है उसके आधार पर अलग अलग गठबंधन पर प्रेशर पॉलिटिक्स करके अपना सीट बढ़ाना, राजनीतिक इक्का चलाना, राजनीतिक सिक्का जमाना, यही इन पार्टियों का विशेष कार्य होता है। खैर, राजनीति में जो भी आए हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाना राजनीति का जो एक सिद्धांत है और इसी राजनीति का जो संविधान है उसके अनुरूप सब सही भी है। खैर, बात करते हैं कि बिहार में 24-25 की तैयारी अभी से ही चल रही है और इसी क्रम में अमित शाह हो या फिर नीतीश कुमार जी हो, सभी लगे हुए हैं। अमित शाह जहां देख रहे हैं कि बिहार में फिर से लालू नीतीश की जोड़ी बनी हुई है तो यह मुश्किल पैदा कर सकती है और एक इतिहास भी रहा है मुश्किल पैदा करने का। 2015 जब 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने पहली बार मोदी लहर में सरकार बनाई थी, उसके ठीक 1 साल बाद बिहार में कैसे विजय रथ रोका गया था बीजेपी का, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। अमित शाह जी विशेष तौर पर इन तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तभी बिहार में अलग अलग रणनीति को अपना करके काम कर रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के पिछले एपिसोड के माध्यम से आपको यह भी दिखाया था, यह भी समझाया था कि उपेंद्र कुशवाहा पर क्यों दौरे डाल रही है बीजेपी। ये भी समझाया था कि सिक्योरिटी वाला मसला क्यों बिहार में इतना ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है। इसके बाद हमने यह भी समझाया था आपको कि सिर्फ कुशवाहा ही नहीं, अति पिछड़ा का कौन से, यादव के अलावा कौन से जातियों पर किस समीकरण के साथ, किस रणनीति के साथ काम कर रही है बीजेपी, कैसे साधने की कोशिश कर रही है। सीमांचल दौरा अमित शाह का बार बार क्यों हो रहा है। इसके बाद हमने यह भी बताया था कि 25 अप्रैल से क्या कुछ होने वाला है पूरे देश में। हमने बताया था आपको कि 65 जो ज़िले हैं चिन्हित किए गए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक बहुल ज़िले हैं और मोदी मित्र मुस्लिम समुदाय के बनाए जाने हैं। 150 से ज़्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है मुस्लिम समुदाय के जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, यानी कि राजनीति के क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाया था। ये तमाम चीज़ें तो चल ही रही है, तमाम वोट बैंक को साधने की कोशिश तो चल ही रही है बीजेपी की खास रणनीति के साथ। लेकिन अब बिहार में जो नई बात आ रही है वह कहीं ना कहीं पांव तले ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी है। किसके लिए काफ़ी है? कुछ मायनों में महागठबंधन के लिए या फिर कुछ मायनों में बीजेपी के लिए, पूरे एनडीए के लिए। आप समझिए, जब चुनावी मौसम चल रहा है, चुनावी रणनीति चल रही है, तो इस पर सबका अपना प्रेशर पॉलिटिक्स होगा। और इसी क्रम में 3 ऐसे दल के प्रमुख हैं जो प्रेशर पॉलिटिक्स करके चीज़ों को अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं। अभी वक्त है और एक कहावत है कि जब समय अनुरूप हो तभी सब कुछ करना चाहिए। ये भी कहावत है कि अब पछतावे का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जब समय हो तभी सब कुछ पर ध्यान देना चाहिए और उसी रणनीति के तहत ये तीनों दलों के प्रमुख भी काम कर रहे हैं। कौन कौन है, क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे अलग चीज़ें हो रही है, यह आपको जानने में दिलचस्पी होगी। तो चलिए अब उधर ही चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी की। मुकेश सहनी जी पहले एनडीए का हिस्सा थे, बीच में नहीं थे, फिर वापस एनडीए का हिस्सा नहीं बने हैं। कैसे? मुकेश सहनी जी
सबसे पहले वहाँ से हम बात करते हैं 2014 से। मुकेश सहनी जी का जो 2014 से जो इतिहास रहा है, वह पहले बिना शर्त के उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था, स्टार प्रचारक के रूप में रहे थे। बाद में मुकेश सहनी जी की पार्टी जो है प्रकाश में आई। मुकेश सहनी जी की पार्टी चुनाव भी लड़ती है, महागठबंधन में रहती है, तेजस्वी यादव जी के साथ रहती है। और उसके बाद फिर कैसे 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाते हुए कैसे अलग होती है मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी और बीजेपी के साथ जाकर के हाथ मिलाती है, चुनाव भी लड़ती है, 4 सीटें जीत कर के भी आती है, लाती है वीआईपी पार्टी। और इसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कैसे जब चुनाव लड़ने के लिए वीआईपी पार्टी जाती है और वहाँ जाकर के बीजेपी का ही विरोध करती है, तो उसके बाद बिहार में इसका इम्पैक्ट दिखता है और वीआईपी के सभी विधायक तोड़ करके बीजेपी अपने में मिला लेती है, जिसके बाद मुकेश सहनी जी विरोध में है बीजेपी के। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक जब सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम 7 दलों का जो समूह बना है, उसमें अभी तक मुकेश सहनी जी ने एंट्री नहीं किया है, समर्थन नहीं दिया है। इस दौरान जब मुकेश सहनी जी को सिक्योरिटी मिला तो ये भी चर्चा चल रही थी कि बीजेपी सहनी वाले वोट पर केंद्रित है और चाह रही है कि कैसे भी मुकेश सहनी को खींच करके ले आना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक सूत्र बता रहे हैं कि मुकेश सहनी जी की बैठक हुई है, दिल्ली में बैठक हुई, और दिल्ली में बैठक होने के बाद मुकेश सहनी जी ने वहाँ लोकसभा में सीटों की मांग कर दी। उसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह कहा, मुकेश सहनी जी से ये कहा कि लोकसभा में आप हमारा बिना शर्त का समर्थन कीजिए, 25 में यानी कि 24 में आप बिना शर्त का समर्थन कीजिए, 24 में बस 40 सीटें हैं, इसमें हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, 25 में जो है वह हम आपके आगे बढ़ाएंगे, 25 में हम आपके हिसाब से चलेंगे, आपकी शर्तों को मानेंगे, 24 में बिना शर्त समर्थन दीजिए। जिसके बाद मुकेश सहनी जी इन तमाम चीज़ों पर राज़ी नहीं होते हैं। हालांकि यहाँ एक और बड़ी बात है कि जो सूत्र हैं उनके मुताबिक संजय जायसवाल, जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मुकेश सहनी जी बहुत ज़्यादा सहज नहीं लग रहे हैं। संजय जायसवाल जी इन तमाम चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मुकेश सहनी जी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है संजय जायसवाल। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस वाली यानी कि महाराष्ट्र वाला जो बीजेपी का विंग है, उधर से जब चीज़ें हो रही है तो एक कोरम पूरा करने के लिए चीज़ें हो रही है। दूसरे नेता की बात करते हैं चिराग पासवान जी की। चिराग पासवान जी जब 2019 में 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे लोकसभा में और जब विजय हुए थे तो उनका इकबाल बहुत बुलंद हुआ था। लेकिन 19 के बाद हालात बदल गई लोजपा की और उसमें हमने देखा कि कैसे लोजपा जो है 2 टुकड़ों में टूट गई। तो चिराग पासवान जी के पास अभी जो है, चिराग पासवान जी इतने दिनों से जो यात्रा कर रहे हैं, अभी भी यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्राओं में जो भीड़ दिख रहा है, तो चिराग पासवान जी का मोटो था कि बीजेपी के पास जाकर हम ये दिखाएं, ये बताएं बीजेपी के पास जाकर के कि देखिए हमारे पास पूरा जनाधार है, लोजपा का जो असली जनाधार है वो हमारे पास है, वोट बैंक हमारे पास है। लेकिन बीजेपी इन तमाम चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि वह यह कह रही है कि आप तो अभी ऑफिशियली तौर पर हमारे साथ यानी कि एनडीए में नहीं है, लेकिन आपके चाचा यानी कि पशुपति कुमार पारस जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, वह तो हमारे साथ है। तो सारे सांसद तो उनके चाचा के साथ हैं। तो बीजेपी यह कह रही है जो सांसद उनके चाचा के साथ हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन जब बात आप अपनी बात कर रहे हैं यानी कि चिराग पासवान जी जब अपनी बात कर रहे हैं, तो यह बीजेपी का कहना है कि चिराग पासवान जी हम आपको सीट दे रहे हैं, राज्यसभा वाला जो था उसको हम लोकसभा में कन्वर्ट करें, यानी कि दो सीटें जो है वह खबर है कि 2 सीटें तक अंततः जाकर के बात हुई। लेकिन चिराग पासवान जी इस पर राजी नहीं है और इसी के बाद आनन फानन में चिराग पासवान जी ने राष्ट्रीय कमेटी की, जो उसके राष्ट्रीय कार्य समिति की लोजपा की, उन्होंने बैठक बुलाई थी दिल्ली में, जिसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि 40 सीटों पर जाकर के हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब लोकसभा चुनाव में हम अपना काम करेंगे। मुकेश सहनी जी भी यह बयान दे देते हैं कि हम जो है वो चाहते हैं कि न नीतीश कुमार जी आगे बढ़े, ना बीजेपी आगे बढ़े, यानी कि सब कमज़ोर हो, वीआईपी जो है वह आगे बढ़े। और इसके बाद तीसरे जगह बात कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी की। उपेंद्र कुशवाहा जी के पास बीजेपी यह मान करके तो चल रही है कि उनके पास वोट वाला ये है, लेकिन काराकाट वाला और शिवहर वाला जो बातें चल रही थी उस पर अभी संशय है। बीजेपी वहाँ भी बिना शर्त के चाह रही है, बीजेपी चाह रही है कि 40 में से हम नहीं चाह रहे हैं। मुकेश सहनी जी को यह तक ऑफर दिया गया था कि हम एक दे रहे हैं, आपको 1 सीट दे रहे हैं, लेकिन सिंबल हमारा होगा, सिंबल बीजेपी का होगा। यह बीजेपी ने शर्त रखा था जिस पर मुकेश सहनी जी तैयार नहीं हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के भी साथ
फ़िलहाल इस तरह की ही बातें की जा रही है, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा जी भी अभी तैयार नहीं हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि इन पार्टियों का बिहार में अभी न महागठबंधन की ओर से कोई इच्छा व्यक्त किया जा रहा है, तो सबका आस बीजेपी की ओर था, लेकिन बीजेपी क्लियर कर रही है कि अभी नहीं भाई, 2024 में बिना शर्त समर्थन दीजिए, 25 में हम आपके लिए सोचेंगे। तो अब खबर ये है कि इन 3 दल जो है, ये 3 दल, इसके साथ साथ पप्पू यादव भी इसमें शामिल होंगे। ऐसा खबर है कि ये तमाम लोग मिल करके जो है एक नया तीसरा जो गुट है वह बिहार में, यानी कि थर्ड फ्रंट, बिहार का थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य होगा कि अपने वोट बैंक, अपने जनाधार को दिखाना और अभी दिखा करके 24 के लिए बातें करना, एक मुस्त होकर के एक जगह। एक कहावत है ना कि संगठन में शक्ति है, तो इस हिसाब से बातें करना। हालांकि यह बन पाता है या नहीं, अस्तित्व पूरे रूप से ले पाता है या नहीं, और इस अगर बनता है तो इसका इम्पैक्ट बीजेपी या महागठबंधन पर पड़ता है या नहीं पड़ता, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि जो भी अपडेट होगा हम आप तक शीघ्र ही पहुँचाएंगे। जुड़े जनता टॉकीज के साथ, खबर को देख ले तो जरूरत है शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।